हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में जानेंगे। पीछे के क्लास में हमने जाना वर्ण विचार से शुरू किया था, जिसमें कि वर्णों के भेद को जाना, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और स्वर के भेद को भी जाना। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण में हमें क्या क्या पढ़ना है, आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इस व्यंजन वर्ण का डिफिनीशन देखते हैं कि व्यंजन वर्ण की परिभाषा क्या कहती है। तो कह रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से हो उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक ना, मतलब कि हमने स्वर में पढ़ा था कि जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो, स्वतः ही हो, उसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाए, तो उसको स्वर वर्ण कहते हैं। लेकिन व्यंजन वर्ण होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से हो उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये क है, ठीक ना, तो क के साथ अ जुड़ा हुआ है। ठीक, तो जब ये क के साथ अ जुड़ता है तो तब पूरा क बनता है। ठीक ना, तो इस क के उच्चारण के लिए इसमें अ जुड़ा हुआ है, अ स्वर लगा हुआ है। ठीक, तो इसलिए यह व्यंजन वर्ण हो गया, क्योंकि इसका उच्चारण बिना अ के नहीं हो सकता है। और अब हम लोग देखते हैं व्यंजन के भेद। तो व्यंजन के 5 भेद हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और 5वां नवविकसित व्यंजन। तो नवविकसित व्यंजन को हम लोग अतिरिक्त वर्ण भी कहते हैं, चूँकि ये बाद में जुड़ा है, ठीक ना, और ये नई हिंदी में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग अतिरिक्त वर्ण या नवविकसित व्यंजन कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्पर्श व्यंजन से शुरू करते हैं और इसकी परिभाषा को देखिए कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक ना, मतलब कि जब व्यंजन का हम लोग उच्चारण करते हैं तो मुख में जीभ कुछ स्थानों को स्पर्श करती है, तो उस स्पर्श के बाद जो व्यंजन निकलते हैं, जो आवाज़ें निकलती हैं, उसको हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो इसको उदाहरण के द्वारा हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से स्पर्श व्यंजन होते हैं और उनकी आवाज़ें कहाँ से निकलती हैं। ये देखिए, ये स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं। सबसे पहले बच्चों आप लोग ये जान लो कि हमारा जो स्वर यंत्र है, मान लो हमारा ये मान लो मुंह हुआ, ये हमारा ये मुख हो गया, ठीक ना, ये हमारा मुख हो गया। और ये मुंह से लेकर कंठ तक विभिन्न प्रकार के स्थान होते हैं, जिन स्थानों से कि अक्षर निकलते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंठ हुआ, तो कंठ से यहाँ से जो आवाज़ निकलती है, कंठ से जो आवाज़ निकलती है उसको कंठ कहते हैं। ठीक ना, मतलब यहाँ से जो आवाज़ निकलती है वो कंठ व्यंजन होता है। और उसके बाद तालु होता है, यहाँ से निकलती है तो इसको तालु कहते हैं। ठीक ना, फिर मूर्धा होती है, यहाँ से जो निकलती है उसको मूर्धा कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट होता है दंत, मतलब दांतों से जो आवाज़ निकलती है, ठीक ना, जिस आवाज़ को निकालने के लिए हमें दांत की सहायता लेनी पड़ती है, तो उसको हम लोग दंत कहते हैं। और फिर ओठ होता है, कुछ आवाज़ ऐसा भी होता है जो ओठ से निकलता है, तो उसको हम लोग ओष्ठ कहते हैं। मतलब कि ये जो 5 स्थान हैं जहाँ से कि पूरे मुंह से होके आवाज़ निकलती है, तो इन्हीं जगहों को कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ कहा जाता है। तो कौन कौन से वर्ण किन किन जगहों से निकलते हैं उसके आधार पर वर्णों के वर्ग बनाए गए हैं। ठीक ना, कंठ का जो कंठ से निकलता है, और तालु का जो तालु से निकलता है उसको तालव्य कहते हैं, मूर्धा से जो निकलता है उसको मूर्धन्य कहते हैं, और दांत से जो निकलता है उसको दंत्य कहते हैं, और ओष्ठ से जो निकलता है उसको ओष्ठ कहते हैं। तो मतलब कि इस सब के उच्चारण में जीभ कहीं ना कहीं इन सबको स्पर्श करती है, जिन जिन चीज़ों को स्पर्श करती है। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे इसका उच्चारण होता है। तो ये जो व्यंजन वर्ण है, स्पर्श व्यंजन है, ये कुल 25 हैं। ठीक, और इनको 5 वर्गों में बांटा गया। देखिए, जैसे कि यहाँ पर है क वर्ग, तो क वर्ग आप क, ख, ग, घ, अंग पढ़ के बोल के देखिए, इसको प्रैक्टिकली आप करके देखिए, तो आपको लगेगा कि ये आवाज़ कंठ से निकल रहा है, तो इसलिए इसको कंठ व्यंजन भी कहा जाता है। इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। और नेक्स्ट है च वर्ग, तो च, छ, ज, झ, य, यह तालव्य, तालु से इसकी आवाज़ निकलती है, तो इसलिए इसको तालव्य व्यंजन भी
कहते हैं। और उसके बाद है ट वर्ग। ट वर्ग में ट ठ ड ढ आते हैं, ट ठ ड ढ ड़। तो ये इसकी आवाज़ मूर्धा से निकलती है। तो जब इसकी आवाज़ मूर्धा से निकलती है तो यह मूर्धन्य व्यंजन मतलब कि हो जाता है। और त वर्ग है त थ द ध न, और इसके उच्चारण के लिए जीभ दांत में स्पर्श करता है, त थ द ध, ठीक ना। तो इसलिए इसको दंत व्यंजन कहते हैं। और नेक्स्ट है प वर्ग। प फ ब भ म, ये इसका उच्चारण करके आप देखिए ये ओठ से निकलते हैं। तो इस तरह से 5 जगह से 5 तरह की ध्वनियाँ निकलती हैं और उनको 5 वर्गों में बांटा गया है। ये भी 5-5 है, कुल मिला के 25 स्पर्श व्यंजन हैं। नेक्स्ट है आपका अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन मतलब कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? य, र, ल और व। मतलब कि इसमें जीभ पूरी तरह किसी भाग का स्पर्श नहीं करती है और ये आवाज़ अंदर से निकलती है, इसीलिए इसको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन मतलब कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से गर्म हवा निकलती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आप उच्चारण करके देखिए, स, स, स और ह। इन चारों व्यंजनों में गर्म हवा निकलती है, तो अंतस्थ व्यंजन हो गए 4, ऊष्म व्यंजन हो गए 4 और स्पर्श व्यंजन हो गए 25। ठीक, तो इस तरह से आपके कुछ व्यंजन हो गए। और नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन के बारे में कहा जा रहा है कि 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के योग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। देख लीजिए, छ, त्र, ज्ञ और स्र। अब इनमें व्यंजनों का योग कैसे होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे ये छ है तो छ के लिए क, और उसके बाद मूर्धन्य स का आधा और तब अ, ये 3 वर्ण मिलते हैं। ठीक ना, ये 3 वर्ण मिल करके तब जाके छ बनाते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा कि छ का निर्माण कैसे हुआ। त्र है तो त्र में भी देख लीजिए, त में हलंत जब लगा होगा, इसको हलंत बोलते हैं। जब हलंत लगा होगा तो इसको हम आधा मानेंगे। त और र में भी हलंत होगा, मतलब आधा र और पूरा अ। ठीक, तो ये हो गया त्र। ठीक ना, तो ये भी संयुक्त व्यंजन है, ये भी 3 वर्णों से मिलकर के बना। अब ज्ञ देख लीजिए, तो ज्ञ में होता है सबसे पहले ज, उसके बाद य होता है आधा और फिर अ होता है। तो इस तरह से ज्ञ बनता है। ठीक, तो ये संयुक्त व्यंजन हो गया। और स्र है तो स्र में पहले तालव्य स होता है, आधा होता है, फिर र आधा होता है और फिर अ होता है। ठीक ना, तो इस तरह से स्र बनता है। तो ये जो चारों जो संयुक्त व्यंजन है, इसको आपने देख लिया कि ये संयुक्त व्यंजन कैसे 2-3 वर्णों के मेल से बनते हैं। तो इस तरह से ये संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। अगला है नव विकसित व्यंजन। ठीक ना, तो नव विकसित व्यंजन ये अतिरिक्त वर्ण है। ठीक, और ये नया नया हिंदी भाषा में विकसित हुआ है। तो इसको देखते हैं, ड और ढ, ये हिंदी की नव विकसित ध्वनियाँ हैं और इससे शब्द बनते हैं आषाढ़, बाढ़, लड़का आदि। इसकी खासियत ये है कि ये जो हैं इनमें से किसी भी शब्द का इनसे निर्माण नहीं होता, मतलब शुरू में ये अक्षर प्रयोग में नहीं आते हैं। जब भी आते हैं या तो बीच में आएंगे और नहीं तो अंत में आएंगे। ठीक, इनसे किसी भी शब्द का निर्माण नहीं होता है और ये हमेशा बीच में या अंत में आकर के शब्दों को पूरा करते हैं। इस चीज़ को नव विकसित वर्ण में हम लोग ध्यान रखेंगे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, स्वर पढ़ा, व्यंजन पढ़ा, और अब उसके बाद बचता है अयोगवाह। तो अयोगवाह को देखते हैं। हमने वर्णों के भेद को 3 पार्ट में पढ़ा था, एक स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और तीसरा था अयोगवाह। तो अयोगवाह ऐसी ध्वनियाँ जिन्हें न तो स्वर माना जाता है और न ही व्यंजन माना जाता है, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। ठीक, अयोगवाह का प्रयोग 3 प्रकार से किया जाता है, इसको आप लोग भली भांति पहचानते हैं। पहला है अनुस्वार। अनुस्वार आप देखते हैं ऐसा होता है किसी भी शब्द के ऊपर या अक्षर के ऊपर एक बिंदु दिया रहता है, इसको अनुस्वार कहते हैं। तो कह रहा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है वे अनुस्वार कहलाते हैं। ठीक, अनुस्वार में हवा, जैसे आप देख लीजिए, चंपक, कंचन, जंग, नंदन, तो ये सब जो उच्चारण हैं ये सारे के सारे उच्चारण नाक से निकलते हैं। ठीक ना,
तो ये जो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है उसको अनुस्वार कहते हैं। और नेक्स्ट है अनुनासिक। अनुनासिक का डिफिनीशन ये है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक तथा मुख दोनों से बाहर निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। तो इसको हम लोग चंद्र बिंदु कहते हैं, ये जो हम लोग लगाते हैं इसको चंद्र बिंदु बोलते हैं। तो ये अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे आप इसका उच्चारण करके देख लीजिए, चांद, आंगन, ठीक ना। तो ये सब जो है, ये सब इनका उच्चारण करके आप प्रैक्टिकली देखिए कि इसमें हवा जो है मुख से भी निकल रही है और नाक से भी निकल रही है। और तीसरा है विसर्ग। तो ये जो विसर्ग है इसका उच्चारण ह की तरह होता है, ठीक ना। और आप जैसे कि इसको देख लीजिए, प्रातः, प्रायः, इसमें शब्दों के पीछे 2 बिंदु लगाए जाते हैं और उच्चारण ह की तरह होता है। प्रायः, मनः, अतः आदि। तो ये जो अयोगवाह हैं, अयोगवाह की खासियत ये होती है कि आप इसमें देख लीजिए कि हम लोगों ने देखा है कि व्यंजन में स्वर जो हैं वो अक्षर के बाद आते हैं, ठीक ना। व्यंजन में स्वर बाद में आता है, लेकिन अयोगवाह में स्वर हमेशा पहले आता है, ठीक ना। अयोगवाह में स्वर क्या होता है, पहले आता है और अयोगवाह बाद में आता है। तो इसका उच्चारण व्यंजन की तरह स्वर की सहायता से होता है। इस अयोगवाह का जो उच्चारण है व्यंजन की तरह स्वर की सहायता से होता है। ये लिखने में स्वर की तरह होते हैं, अंग और अह, आपने देखा है कि ये लिखने में स्वर की तरह होते हैं। और इनके उच्चारण में हाँ, जो हम लोग लिखते हैं वो व्यंजन की तरह होते हैं, लिखने में स्वर की तरह होते हैं, लेकिन जो इनका उच्चारण होता है वो व्यंजन की तरह होता है, ठीक ना। और इनकी एक खासियत है कि ये ना स्वर के साथ जुड़ पाते हैं और ना व्यंजन के साथ, ठीक। इसीलिए इनको अयोग कहा जाता है, ठीक ना। ये जो अयोग शब्द जो कहा जाता है, क्योंकि इनका जुड़ाव किसी के साथ नहीं है, ना स्वर के साथ इनका जुड़ाव है और ना ही व्यंजन के साथ इनका जुड़ाव है, इसीलिए इनको अयोग कहा जाता है। लेकिन फिर भी इनका जुड़ाव नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपने अर्थ को वहन करते हैं, इनका अर्थ इनके साथ चलता रहता है, इसीलिए इसको हम लोग अयोगवाह कहते हैं। आप समझ गए कि अयोगवाह क्यों कहते हैं, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, इसका उच्चारण कैसे किया जाता है, ठीक ना। तो आज हमारा जो व्याकरण का ये व्यंजन वर्ण का जो चैप्टर है ये आज इतना ही रहेगा। और नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर व्याकरण को लेकर के आगे पढ़ेंगे। इस चैनल पर आपके व्याकरण के सारे पार्ट्स आते रहेंगे, इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।